हेलो गाइस। तो सॉल्यूशंस चैप्टर मतलब सॉल्यूशंस जो यूनिट अपनी यूनिट 2 उसके पार्ट नंबर 8 में आपका स्वागत है। तो आज अपन बेसिकली पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है और कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है और उनका क्या क्राइटेरिया होता है सेलेक्ट करने का कि कौन सी टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी और कौन सी टर्म्स कंसंट्रेशन के अंदर कौन सी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले इस टॉपिक की बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जिसकी अपने को जरूरत है किसके अंदर, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के अंदर। और अपन स्टार्ट करते हैं अपना पहले टॉपिक। तो पहले टॉपिक क्या अपना कि कौन सी टर्म्स टेम्परेचर, कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है और कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, कौन सी टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। तो वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी जिसके अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टर्म प्रेजेंट है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टर्म इज प्रेजेंट इन द कंसंट्रेशन टर्म देन ऑन चेंजिंग टेम्परेचर कंसंट्रेशन टर्म ऑल्सो चेंजेस। तो ये डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे ये रही। तो डेफिनेशन जो है इसका कंक्लूजन क्या है, तो डेफिनेशन क्या अपनी, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टर्म इज प्रेजेंट इन द कंसंट्रेशन टर्म देन ऑन चेंजिंग टेम्परेचर कंसंट्रेशन टर्म ऑल्सो चेंजेस। तो अपन बात करते हैं इसका मतलब क्या होगा कि अगर किसी भी कंसंट्रेशन टर्म के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टर्म प्रेजेंट है तो वो क्या होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो अपन बात करते हैं कि कौन सी टर्म्स मतलब कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। तो अपन बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या पढ़ा अपन ने, जिसके अंदर भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टर्म प्रेजेंट है वो क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, परसेंटेज V बाई V इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टर्म प्रेजेंट है। अब बात करते हैं अगली कंसंट्रेशन टर्म की जो कि है परसेंटेज W बाई V, इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टर्म प्रेजेंट है। अब बात करते हैं अगली कंसंट्रेशन टर्म की जो कि है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब नीचे क्या प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टर्म प्रेजेंट है। इसीलिए मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पे जो मोलैरिटी है वो भी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब बात करते हैं परसेंटेज V बाई V क्या होता है, परसेंटेज V बाई V होता है अपना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो मतलब यहां पे भी क्या प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टर्म प्रेजेंट है और यहां पे परसेंटेज है तो इनटू अपन 100 करते हैं। तो यहां पे क्या जान सकते हैं अपन कि यहां पे भी क्या प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टर्म प्रेजेंट है। इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं कि ये भी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्या परसेंटेज V बाई V। अब बात करते हैं परसेंटेज W बाई V, मतलब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम भी क्या होगी, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है अपना, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की जो कि क्या होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो मैं यहाँ पे नॉर्मेलिटी लिख सकता हूं क्योंकि नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी होता है अपना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगेन इसमें क्या प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टर्म, इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं कि ये भी क्या होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। अब बात करते हैं अपन अगले कंसंट्रेशन टर्म की जो कि क्या होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो अगली कंसंट्रेशन टर्म अपने पास फॉर्मेलिटी। अब बात करते हैं फॉर्मेलिटी क्या होती है, फॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां पे भी क्या प्रेजेंट है अपने पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टर्म प्रेजेंट है, इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं ये भी क्या होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की जो कि क्या होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ को अपन ने उसकी यूनिट से याद किया था। तो स्ट्रेंथ क्या होती है, अपनी यूनिट क्या होती है स्ट्रेंथ की, ग्राम पर लीटर। मतलब स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू क्या होगा, ग्राम मतलब वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगेन यहां पे क्या प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टर्म प्रेजेंट है, इसीलिए ये भी क्या होगी अपने पास, स्ट्रेंथ टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। अब बात करते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म कौन सी होगी। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं परसेंटेज बाय मास, मतलब परसेंटेज W बाय W जिसके अंदर कोई भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टर्म प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद बात करते हैं अपन किसकी, मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी के अंदर भी क्या कोई अपने पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टर्म प्रेजेंट है, नहीं। तो अब बात करते हैं मोलैलिटी होती क्या है,
जिसकी अपन ने पहले ही बात कर ली है। तो मोलैलिटी होती है अपनी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है अपने पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टर्म, इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं कि ये भी क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मतलब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब बात करते हैं अपन आगे कि यहां पे अपने पास मोल फ्रैक्शन जो होता है जिसको अपन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो मोल फ्रैक्शन है इसके अंदर भी क्या कोई कंसेंट्रेशन टर्म प्रेजेंट है? नहीं, सॉरी, इसके अंदर क्या कोई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टर्म प्रेजेंट है? नहीं। तो इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं कि ये भी क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन। अपन ने पढ़ा क्या था? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन किसका? मोल्स का। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए लिखता हूं, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिखूंगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो इसके अंदर डिनोमिनेटर के अंदर कोई भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टर्म प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इसके अंदर भी कोई यहां पे डिनोमिनेटर के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टर्म प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब बात करते हैं अपन यहां पे कि अपन ने टेम्परेचर डिपेंडेंट पढ़ा और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पढ़ा। अब आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जिनको आपको याद रखना है, और वो याद रखे हुए बहुत आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आते हैं। अब जो अपना पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपकी स्क्रीन पे। तो अपना ए पॉइंट है 1 मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर सॉल्यूशन को अपन कैसे लिखते हैं? 1 मोलर सॉल्यूशन होता है अपना जिसकी मोलैरिटी क्या हो, 1। तो मैं इसको लिखूंगा 1 कैपिटल एम। ये आपको क्वेश्चन की मतलब न्यूमेरिकल्स की लैंग्वेज में दिखेगा, जिसको आपको लिखना आना चाहिए उसकी थ्योरेटिकल फॉर्म के अंदर। मतलब अपन लिख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर इजीली सॉल्व करने के लिए। तो अपन 1 मोलर सॉल्यूशन को देखते हैं। 1 मोलर सॉल्यूशन क्या होता है? 1 कैपिटल एम। अब बात करते हैं पॉइंट कि 1 मोलर सॉल्यूशन क्या होता है? 1 मोलर सॉल्यूशन होता है 1 स्मॉल एम। उसके बाद बात करते हैं 1 नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होता है? जिसकी नॉर्मेलिटी हो 1, मतलब 1 नॉर्मल। इसको मैं ऐसे लिखता हूं। अब बात करते हैं डेसी मोलर सॉल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज डेसी मोलर सॉल्यूशन? अब देखना, डेसी मोलर सॉल्यूशन की बात करते हैं अपन। तो डेसी साउंड कर रहा है 10 जैसा, मतलब 1/10। मतलब यहां पे डेसी मोलर मतलब क्या होता है? m/10, जिसकी मोलैरिटी क्या हो, 1/10। और इसको मैं लिख सकता हूं 1/10 कैपिटल एम। तो जिसकी मोलैरिटी क्या हो, 1/10, वो क्या होगा, डेसी मोलर सॉल्यूशन। और आपको पता भी है डेसी मतलब क्या होता है, 1/10। तो जिसकी मोलैरिटी क्या हो, जिसकी मोलैरिटी हो 1/10, वो क्या होगा, डेसी मोलर सॉल्यूशन। अब बात करते हैं अपन सेंटी मोलर सॉल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज सेंटी मोलर सॉल्यूशन? तो सेंटी मतलब होता है 1/100। तो जिसकी मोलैरिटी 1/100 हो उसे क्या बोलेंगे, सेंटी मोलर सॉल्यूशन। ये आपको लैंग्वेज में दिखेगा न्यूमेरिकल्स की, जिसको आपको लिखना आना चाहिए। तो सेंटीमोलर क्या होता है? सेंटी मतलब 100 और जिसकी मोलैरिटी क्या हो, 100, 1/100। सॉरी, सेंटी मतलब क्या होता है, 1/100। तो जिसकी मोलैरिटी हो 1/100 वो क्या होगा, सेंटी मोलर सॉल्यूशन। आई बात समझ में? अब बात करते हैं अपन इसके बाद सेमी मतलब क्या होता है? सेमी मतलब होता है हाफ। तो सेमी मोलर सॉल्यूशन क्या होगा? सेमी मतलब होता है हाफ, और जिसकी मोलैरिटी, मोलर से क्या मतलब, मोलर से दिखता है अपने को मोलैरिटी। तो जिसकी मोलैरिटी क्या हो, 1/2। तो 1/2 जिसकी मोलैरिटी हो वो क्या होगा, सेमी मोलर सॉल्यूशन। आई बात समझ में आपको? अब बात करते हैं अपने पास यहां पे डेसी मोलर दिया हो सकता है। तो डेसी मोलर मतलब क्या होगा, 1/10 स्मॉल एम। यहां पे डेसी नॉर्मल दिया हो सकता है, उसका मतलब क्या होगा, n/10। यहां पे सेंटी मोलर हो सकता है, सेंटी मोलर का मतलब क्या होगा, 1/100 इंटू स्मॉल एम। और इसको लिख सकते हैं अपन स्मॉल m/100। यहां पे सेमी मोलर दिया हो सकता है, तो सेमी मोलर क्या लिख सकते हैं अपन,
1/2 स्मॉल m या फिर m/2 मतलब स्मॉल m/2। उसके बाद हमें दिया हो सकता है सेमी नॉर्मल। तो सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? 1/2 और स्मॉल कैपिटल N। सेमी मोलर का मतलब क्या होता है? 1/2 कैपिटल M। बट सेमी नॉर्मल का मतलब क्या होगा? 1/2 कैपिटल N। मतलब आप यहां पे देख के मालूम कर सकते हो कि यहां पे मोलैरिटी का टर्म है, मोलैलिटी का टर्म है या नॉर्मेलिटी का टर्म है। और आपको डेसी का मतलब मालूम पड़ गया 1/10, सेंटी का मतलब 1/100, सेमी का मतलब 1/2। अब बात करते हैं जो अपना पॉइंट नंबर 2 है, मतलब पॉइंट बी जो है वो क्या बोलता है। तो पॉइंट बी है अपना, अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी मेंशन ना हो परसेंटेज को लेकर, अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी मेंशन ना हो परसेंटेज को लेकर, तो अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो परसेंटेज को लेकर, तो उस केस में क्या करेंगे अपन? परसेंटेज W/V कंसिडर करेंगे हर क्वेश्चन के अंदर। अगर कुछ मेंशन ना हो परसेंटेज को लेकर, मतलब वहां पे सीधा दे रखा आपको कि इन गिवन न्यूमेरिकल फाइंड द कंसंट्रेशन टर्म और कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो उस केस में अपन क्या करेंगे? परसेंटेज W/V कंसिडर करेंगे फॉर एवरी क्वेश्चन। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की, जो पॉइंट नंबर अपना सी है। ये सी पॉइंट क्या बोलता है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इनमें डिफरेंस क्या है? तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो कि अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो अपन बात करते हैं यहां पे एक सॉल्यूशन की। तो अपना पॉइंट तो ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन, क्या? कंसंट्रेशन ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि कंसंट्रेशन of a given solution does not depend on amount of solution। कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, तो कंसंट्रेशन या मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, गिवन सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि वो कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं अपन कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी अपन ने? जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती हो। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती हो। तो दोज कंसंट्रेशन टर्म्स। तो अगर बात करता हूं मैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी की, अगर मैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी को लिखना चाहूं टेक्निकल टर्म्स में, तो अपने को ये तो पता है कि आम भाषा के अंदर इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी? जो प्रॉपर्टी अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती हो वो तो होगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो प्रॉपर्टी अमाउंट पर डिपेंड करती हो वो क्या होगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बट अगर मैं इस टर्म को लिखना चाहूं टेक्निकल टर्म्स में, मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी को टेक्निकल टर्म्स में, मतलब डेफिनेशन के टर्म में कैसे लिखेंगे अपन कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट डज नॉट चेंज एज द अमाउंट ऑफ मैटर चेंजेस। सिंपल। क्या बोलूंगा मैं? एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ये मैंने इसको टेक्निकल टर्म में लिख दिया कि एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट डज नॉट चेंज एज द अमाउंट ऑफ मैटर चेंजेस। अब बात करते हैं कौन कौन से टर्म्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी को शो करेंगे, या फिर मैं बोल सकता हूं कि कौन कौन से एग्जांपल्स है इंटेंसिव प्रॉपर्टी के। तो एग्जांपल इंटेंसिव प्रॉपर्टी का अपने पास हो गया टेम्परेचर हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, डेंसिटी हो गया, और हार्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट हो गया, और अपने पास कलर, सोल्यूबिलिटी, ये जितने भी एग्जांपल्स है किसके? इंटेंसिव प्रॉपर्टी के, जो कि किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे? अमाउंट ऑफ मैटर। अब बात करते हैं अपने पास कि यहां पे इनको मैं लिख सकता हूं क्या क्या? इनको मैंने लिख दिया यहां पे सोल्यूबिलिटी, एग्जांपल्स लिख दिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी के। तो पहला इंपॉर्टेंट एग्जांपल तो अपने पास क्या है? कंसंट्रेशन। तो सोल्यूबिलिटी, कंसंट्रेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कलर
एक्सेट्रा। अब बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की, तो इसका वाइस वर्सा क्या हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट डिपेंड्स या फिर चेंजेस एज द अमाउंट ऑफ मैटर चेंजेस। तो इसकी डेफिनेशन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की आपकी स्क्रीन पे ये रही। तो डेफिनेशन होगी अपनी, एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट चेंजेस एज द अमाउंट ऑफ मैटर चेंजेस। एग्जांपल क्या हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के, मास, वॉल्यूम। तो ये जो मास वॉल्यूम है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ मैटर बीइंग मेजर्ड। तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये क्या होंगे, एक तरह से अपने पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स लाइक मास, वॉल्यूम एक्सेट्रा। तो मैं बात करता हूं सुपरफिशियल की। आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले पढ़ा अपन ने कि कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है और कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। तो उनको याद रखने का केवल एक सिंपल सा फंडा है, जिस भी कंसंट्रेशन टर्म के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टर्म प्रेजेंट है वो क्या होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। जिसके अंदर प्रेजेंट नहीं है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टर्म वो क्या होगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। उसके बाद अपन ने पढ़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि था अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अपने पास बेसिक जो भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में जो भी दिया हुआ होगा उसको अपन कैसे मैनिपुलेट करते हैं अपने पास टेक्निकल टर्म्स के अंदर। उसके बाद अपन ने बी पॉइंट जो पढ़ा था वो था, बी पॉइंट अपना यहां पे कि अगर क्वेश्चन के अंदर अपने पास परसेंटेज को लेकर कुछ भी मेंशन ना हो, मतलब अगर अपने पास क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो परसेंटेज को लेकर, तो अपन कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज को मानेंगे यहां पे परसेंटेज W/V, मतलब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हर क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद अपन ने पढ़ा इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसके अंदर अपने को सबसे पहले ये ध्यान रखना कि कंसंट्रेशन जो होती है, कंसंट्रेशन गिवन सॉल्यूशन की, वो क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसलिए वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि कितनी प्रेजेंट है अपने पास टोटली। अपन बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो अपने पास अमाउंट पे डिपेंड ना करती हो, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है जो कि अपने पास अमाउंट पे डिपेंड करती हो। मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या हुई, एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट डज नॉट चेंज एज द अमाउंट ऑफ मैटर चेंजेस। एग्जांपल सॉल्युबिलिटी, कंसंट्रेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कलर एक्सेट्रा। और अपने पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या हो गया कि एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट चेंजेस एज द अमाउंट ऑफ मैटर चेंजेस। एग्जांपल मास या वॉल्यूम एक्सेट्रा। अब आज अपन ने जो पढ़ा इंपॉर्टेंट इस वीडियो के अंदर वो था टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म होगी और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन don't forget to like this video, share this video, and if you are new at this channel then don't forget to press the red color button which is just present below the title and press the bell icon and leave a comment for motivating us. And finally, thanks for watching Upadhyay Chemistry, and stay safe, stay healthy, and stay tuned. Thank you.